विरोध करने वाली पत्रकार की तलाश में जुटा तालिबान। उत्तर कोरिया का न्यूक्लियर प्लांट शुरू, चांसलर उम्मीदवारों के बीच कोविड, जलवायु और अफगानिस्तान पर बहस। सप्ताह में 3 घंटे ही खेल सकेंगे ऑनलाइन गेम। चीन के वुहान में 1 साल बाद फिर कोरोना की दस्तक। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था खतरे में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करदाताओं को कर रहा है रिफंड। बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए एनटीपीसी तैयार, पेंशन भोगियों ने पीएम को लिखा पत्र। और मोदी सरकार ने टैक्स पेयर्स को दी बड़ी राहत। जानेंगे खबर अब विस्तार से। तालिबानी आतंकी समूह के सदस्य, पत्रकार और विमेन राइट एक्टिविस्ट सायरा सलीम की तलाश कर रहे हैं। सायरा सलीम, जो कि तालिबान उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई थी, सलीम ने बताया कि 4 दिन पहले रात में तालिबान के 6 सदस्य उसके घर आए थे और दरवाजा खटखटाया। सलीम ने कहा कि तालिबानी लड़ाकों को देखने के बाद वो अपने बिस्तर के नीचे छिप गई थी, जिसके बाद लड़ाकों ने उनके पिता से उसके ठिकाने के बारे में पूछताछ की। पिता ने लड़ाकों को बताया कि उनकी बेटी घर पर नहीं है। पूरी दुनिया का ध्यान इन दिनों तालिबान और अफगानिस्तान की तरफ है। लोग टकटकी लगाए हुए हैं कि अब इस मामले में अमेरिका का अगला कदम क्या होने वाला है। इन सबके बीच उत्तर कोरिया और उसके तानाशाह किम जोंग उन एक बार फिर से चर्चा में है। किम जोंग उन के नेतृत्व में उत्तर कोरिया ने अपना परमाणु रिएक्टर शुरू कर दिया है। इस फैसले के बाद कई देशों की चिंताएं बढ़ गई हैं। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु एजेंसी ने इस मामले से संबंधित एक रिपोर्ट भी जारी की है और इसे चिंताजनक बताया है। जर्मनी के आम चुनावों से 4 हफ्ते पहले चांसलर पद के 3 उम्मीदवारों ने एक टीवी बहस के दौरान एक दूसरे का सामना किया। इनमें से किसी उम्मीदवार ने अंगेला मैर्केल की जगह लेने के लिए सबसे मजबूत चुनौती पेश की। इस निर्णायक मुकाबले का लोगों को उत्साह से इंतजार था। 26 सितंबर को जर्मनी के मतदाता एक ऐसी नई सरकार चुनने के लिए मतदान करेंगे जिसकी मुखिया अंगेला मैर्केल नहीं होंगी। वे 16 सालों से चांसलर के पद पर रहने के बाद इस बार के चुनाव में हिस्सा नहीं ले रही हैं। इसी क्रम में उनका स्थान लेने के लिए दावेदारी करने वाले 3 उम्मीदवार प्राइम टाइम डिबेट में आमने सामने आए। घर में बैठे बैठे ऑनलाइन गेम खेलने की लत से बच्चों की सेहत ना खराब हो, इसके लिए चीन ने गाइडलाइंस तय कर दी हैं। अब देश में बच्चे 1 सप्ताह में 3 घंटे ही ऑनलाइन गेम्स खेल सकेंगे। ये नियम 18 साल से कम आयु वालों के लिए बनाया गया है। सरकार का कहना है कि बच्चों की शारीरिक और मानसिक सेहत को सही रखने के लिए ये कदम उठाया गया है। चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक ऑनलाइन गेम्स कंपनियां बच्चों को सिर्फ शुक्रवार, शनिवार और रविवार को ही 1-1 घंटे के लिए ऑनलाइन गेम की सुविधा दे सकेंगी। चीन में एक बार फिर कोरोना वायरस के मामले बढ़ते दिख रहे हैं। वुहान के अधिकारियों ने जानकारी दी है कि वो पूरे शहर के लोगों का कोविड टेस्ट करेंगे। वुहान वही शहर है जहां कोरोना वायरस का सबसे पहला केस सामने आया था। वुहान के वरिष्ठ अधिकारी ली ताओ ने बताया है कि 1.1 करोड़ की आबादी वाले वुहान शहर में हम सभी लोगों की न्यूक्लिक एसिड परीक्षण तेजी से शुरू कर रहे हैं। चीनी अधिकारियों ने यह घोषणा तब की है जब 2 अगस्त को 7 प्रवासी मजदूर कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे। पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। वहां की अर्थव्यवस्था और खस्ताहाल होती जा रही है। पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक हालिया बयान वहां की अर्थव्यवस्था के मौजूदा हालात को उजागर करता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था खतरे में है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं की बढ़ती कीमतें महंगाई और बढ़ा सकती हैं और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पर असर डाल सकती हैं। इस बीच पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की संसदीय दल की नेता शेरी रहमान ने इमरान खान की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था में गिरावट सरकार की विफलता का संकेत है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोरोना के इस कठिन काल में भी करदाताओं को बड़ी संख्या में रिफंड किया गया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार 23 अगस्त तक वित्त वर्ष 2020-21 के लिए टैक्स पेयर्स के खाते में 51,531 करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया गया है, जिसमें 21,70,134 मामलों में 14,835 करोड़ रुपए का आयकर रिफंड और 1,28,270 मामलों में 36,696 करोड़ रुपए का कॉर्पोरेट टैक्स रिफंड शामिल है। वित्त वर्ष 2020-21 में आयकर विभाग की तरफ से 2.37 करोड़ से अधिक करदाताओं को 2.62 लाख करोड़ रुपए का भुगतान हुआ था, जो कि 2019-20 की तुलना में 42% ज्यादा था। टैक्स पेयर्स को राहत देने के उपायों में तेजी से किया जा रहा रिफंड भी शामिल है। सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनी एनटीपीसी ने सोमवार को कहा कि उसने बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कमर कस ली है और पिछले साल की तुलना में बिजली उत्पादन में 23% की वृद्धि की है। बयान में कहा गया है कि देश में बिजली की मांग में भारी इजाफा हुआ है और एनटीपीसी ग्रिड की आवश्यकता के अनुसार मांग को पूरा करने के लिए सभी प्रयास कर रही है।
पेंशन को आयकर से मुक्त करने के लिए पेंशन भोगियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। पेंशन भोगियों के निकाय भारतीय पेंशन भोगी मंच ने इस बारे में 25 अगस्त को प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। पत्र में दलील दी गई कि जब सांसदों और विधायकों की पेंशन पर कर नहीं लगता तो सरकार सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन पर आयकर क्यों लेती है। मोदी सरकार ने विवाद से विश्वास योजना, जीएसटी माफ करने की योजना, विलंब शुल्क माफी योजना, जीएसटी रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। वहीं आयकर विभाग ने सामान्यकरण शुल्क यानी कि इक्वलाइजेशन लेवी और प्रेषण रेमिटेंस के लिए विवरण दाखिल करने से जुड़े विभिन्न अनुपालनों और जीएसटी माफी योजना का लाभ उठाने की सीमा बढ़ा दी है। सरकार ने सामान्यकरण शुल्क यानी कि इक्वलाइजेशन लेवी और प्रेषण रेमिटेंस के लिए विवरण दाखिल करने के संबंध में करदाताओं के इस तरह के फॉर्म को भरने में होने वाली दिक्कतों से पार पाने में मदद करने के लिए कदम उठाया है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने सोमवार को गाजियाबाद के लोनी में हुई किसान महापंचायत में हिस्सा लिया। इस दौरान करनाल में किसानों पर हरियाणा पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज पर बोलते हुए टिकैत ने कहा कि सरकार किसानों की आवाज को दबाने के लिए लाठियों का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन वो गलतफहमी में है। किसान डरने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के कक्षा 1 से 5 तक के स्कूल बुधवार से खुल जाएंगे। इसके लिए सरकारी स्तर पर विशेष तैयारी की जा रही है। स्कूल के गेट पर पहले बच्चों की थर्मल स्कैनिंग होगी, फिर माथे पर टीका और चॉकलेट के साथ उनका स्वागत किया जाएगा। करीब 1.5 साल बाद बच्चे स्कूल आएंगे। पिछले साल मार्च में स्कूल बंद होने के बाद पहली बार छोटे बच्चों के स्कूल 1 सितंबर से खुलेंगे।